तो दोस्तों फिजिकल एशियन कर एक बेहतरीन एक तरह से अभी हमें एक सीरीज देखने को मिलने वाली है, जो कि आप सभी को टीजर ट्रेलर देखने के बाद पता ही चल गया होगा किस पर बेस है। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरह से आप डॉक्यूमेंट्री से बोल सकते हो। तो आपको ये मूवी देखने को मिल रही है, यानी एक तरह से सीरीज टाइप में से बनाया गया है और रियल एक तरह से जो हमारे खिलाड़ी हैं उन पर बेस है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी पर बात करने जा रहे हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप वीडियो को लाइक कर दें। आगे मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। फिजिकल एशिया के कलाकारों में विभिन्न देशों के प्रमुख एथलीट शामिल हैं, जैसे मैनी पैकियाओ फिलीपींस, रॉबर्ट व्हिटेकर ऑस्ट्रेलिया, सुपरबोन सिंघा माविन थाईलैंड और किम डोंगह्यून कोरिया। अन्य उल्लेखनीय प्रतिभागियों में यू सुंगबिन कोरिया, युशिन ओकामी जापान और रेसेप कारा तुर्की शामिल है। ऑस्ट्रेलिया रॉबर्ट व्हिटेकर, डोमिनिक डी टोमासो, एडी विलियम्स, कैटलिन वैन जिल और एलेक्जेंड्रा मिलने। फिलीपींस मैनी पैकक्वियो, मार्क मुगेन और रे जेफरसन क्वेरुबिन। कोरिया किम डोंगह्यून्युन सुंगबिन किम मिंजे मोटीजंग यून सिलचोई येओनसुंग जापान्युशिन ओकामी, कात्सुमी नाकामुरा, सोइची हाशिमोटो, नोनोका ओजाकी और काना वतनबे। थाईलैंड सुपरबॉन सिंघा माविन जेम्स रुसामी के करदकाओ अनुचा योस्पान्याप्लॉय नुअन्नारी ओलसेन उराचा तीरवानीतसन तुर्की रेसेप कारानिल बर्क बाकेली सुफोग्लुओगेडे गिरिश के न्यासेमिन अदार यिगित नेफिसे कराटे इंडोनेशियागेड्स एक्जीक्यूशन मार्कस गिदोन, जेरेमिया लखवानी, फिना फिलिप और मारिया सेलेना। मंगोलियाओर खोनबयार बयार साइखान, डुलगुन एनखबत, लखगवाउचिर एरडीनोचिर, एनखोरगिल बातारखू और खांडसुरेन गंतोकतोक। ओलंपिक पैकक्वायो ने कभी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भाग नहीं लिया है। हालांकि वह 2008 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक उद्घाटन समारोह में राष्ट्रों की परेड में फिलीपीन प्रतिनिधिमंडल के ध्वजवाहक के रूप में शामिल हुए थे। देश के ध्वजवाहक के रूप में सेवा करने वाले पहले गैर प्रतिभागी तैराक मिगुएल मोलिना, जिन्हें 2005 के दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों के सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट के रूप में चुना गया था, ने राष्ट्रपति ग्लोरिया मैकाप-गलरोयो के राष्ट्रीय खेल अधिकारियों से अनुरोध पर पैकक्वायो को यह भूमिका सौंपी। 54 उन्हें रियो डी जेनेरियो में 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिला, जब 40 वर्ष से कम आयु के पेशेवर मुक्केबाजों को पहली बार खेलों में प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी गई थी। 55 हालांकि पैकक्वियो ने प्रतिस्पर्धा नहीं करने का फैसला किया। 56 पैकक्वियो ने फ्रांस में 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए अर्हता प्राप्त करने में अपनी रुचि का संकेत दिया। 57 फिलीपीन ओलंपिक समिति अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी को एक असफल याचिका देगी। अब 45 वर्षीय पैकक्वियो को आईओसी द्वारा 40 वर्ष की आयु सीमा को बरकरार रखने के फैसले के बाद भाग लेने से रोक दिया गया था। 58 आय फोर्ब्स ने पैकक्वियो को दुनिया के छठे सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीट के रूप में सूचीबद्ध किया है, जिनकी 2008 की दूसरी छमाही से 2009 की पहली छमाही तक कुल $40 मिलियन या 2 बिलियन पेसो थी। उनके साथ छठे स्थान पर एनबीए खिलाड़ी लेब्रोन जेम्स और गोल्फ खिलाड़ी फिल मिकेलसन थे। 59 पैकक्वियो को फोर्ब्स की 2009 की दूसरी छमाही से 2010 की पहली छमाही तक के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची में फिर से शामिल किया गया। वह $42 मिलियन की आय के साथ 8वें स्थान पर थे। 60 पैकक्वियो ने साथी मुक्केबाज शेन मोसले और ब्राजील के मिश्रित मार्शल आर्ट सेनानियों ल्योटो माचिडा और एंडरसन सिल्वा को हराकर सर्वश्रेष्ठ फाइटर श्रेणी के लिए 2009 ESPY पुरस्कार भी जीता। पत्रिका की एथलीटों की वार्षिक वेतन रिपोर्ट के अनुसार पैकक्वियो ने क्लॉटी और मार्गारिटो के खिलाफ 2010 के अपने 2 मुक्केबाजी मैचों के लिए $32 मिलियन लगभग PHP 1.38 बिलियन कमाए। 62 बास्केटबॉल करियर 2016 में महिंद्रा एनफोर्सर के साथ पैकक्वियो। 17 अप्रैल 2014 को एक भावुक बास्केटबॉल प्रशंसक पैकक्वियो ने किया मोटर्स बास्केटबॉल टीम के खेल कोच के रूप में
फिलीपीन बास्केटबॉल एसोसिएशन में शामिल होने के अपने इरादे की घोषणा की, जो कि पीबीए के 2014 से 15 सीजन के लिए आने वाली विस्तार टीम है। टीम के मुख्य कोच के रूप में उन्होंने अन्य टीमों से किया से पहले उन्हें ड्राफ्ट न करने के लिए कहा। 63 और 2014 पीबीए ड्राफ्ट के पहले दौर में खुद को 11वें स्थान पर चुना। 64 जो लीग के इतिहास में अब तक का सबसे उम्रदराज खिलाड़ी था। 65 पैकक्वियो ने अपने मैचों से पहले अपने प्रशिक्षण के हिस्से के रूप में बास्केटबॉल खेला और अपने पीबीए कार्यकाल से पहले पैकक्वियो को बोस्टन सेल्टिक्स का मानद सदस्य नामित किया गया और उन्होंने स्टीव करी और बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेमर्स कोबे ब्रायंट, केविन गार्नेट और रे एलन के साथ दोस्ती स्थापित की। 66 एनबीए खिलाड़ी कार्ल एंथोनी टाउन्स ने पैकक्वियो को एक किंवदंती के रूप में उद्धृत किया और प्रशिक्षण में क्ले थॉम्पसन के साथ उनसे मुलाकात की। 67 4 सितंबर 2014 को पैकक्वियो ने अपने पीबीए कार्यकाल की तैयारी के लिए गोल्डन स्टेट वॉरियर्स के साथ उनके प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण लिया। 68 18 फरवरी 2015 को पैकियाओ ने कुछ देर खेला और एक अंक हासिल किया जब सोरेंटो ने प्योर फूड्स के खिलाफ 95 से 84 से उलटफेर किया, जिसने पूर्व एनबीए खिलाड़ी डैनियल ऑर्टन को कॉन्फ्रेंस के लिए अपने आयात के रूप में चुना था। जब उनसे उनके खिलाफ खेलने के बारे में पूछा गया तो ऑर्टन ने कहा कि पैकियाओ का खेलना एक मजाक है, पेशेवर मुक्केबाज। हाँ, कांग्रेसी। ठीक है, लेकिन पेशेवर बास्केटबॉल खिलाड़ी। सच में, यह एक मजाक है। ऑर्टन पर पीबीए कमिश्नर चितो सालुद ने जुर्माना लगाया और कुछ दिनों बाद उन्हें बदल दिया गया। 69, 70, 71 बाद में वे आसियान बास्केटबॉल लीग में फिलीपींस एमएक्स 3 किंग्स के मालिकों में से एक बन गए। 25 अक्टूबर 2015 को पैकक्वियो ने रेन या शाइन इलास्टो पेंटर्स के खिलाफ 108 से 94 की हार में पीबीए में अपना पहला फील्ड गोल किया। 72, 73, 21 अगस्त 2016 को पैकक्वियो ने ब्लैकवाटर एलीट के खिलाफ 97 से 88 की जीत में करियर के सर्वोच्च 4 अंक बनाए, साथ ही अपने करियर का पहला 3 पॉइंट फील्ड गोल भी किया। 74, 2017 में पैकियाओ ने महालिका फिलीपींस बास्केटबॉल लीग की स्थापना की, जो शुरू में एक अर्धपेशेवर लीग थी। एमपीबीएल 2022 में पेशेवर बन गई। 2018 में, हालांकि ब्लैकवाटर में स्थानांतरित होने की अफवाह थी, पैकियाओ ने 3 सीजन में केवल 10 मैच खेलने और 15 से भी कम करियर अंक हासिल करने के बाद आधिकारिक तौर पर लीग से संन्यास की घोषणा कर दी। 2019 में उन्होंने घोषणा की कि वह मुक्केबाजी से संन्यास लेने के बाद एनबीए टीम के मालिक बनने की योजना बना रहे हैं। 75, 76 राजनीतिक करियर प्रतिनिधि सभा 2010 से 2016। 12 फरवरी 2007 को पैकियाओ ने मनीला के मेयर लिटो एटिएजा के नेतृत्व में लिबरल पार्टी गुट के उम्मीदवार के रूप में दक्षिण कोटाबाटो प्रांत के पहले जिले का प्रतिनिधित्व करने के लिए फिलीपीन प्रतिनिधि सभा में एक सीट के लिए अपने अभियान की घोषणा की। 77 पैकियाओ ने कहा कि उन्हें जनरल सैंटोस के स्थानीय अधिकारियों ने दौड़ने के लिए राजी किया था। उम्मीद है कि वह उनके हितों और राष्ट्रीय सरकार के बीच एक सेतु का काम करेंगे। 77 अंततः पैकियाओ को अदालतों द्वारा अरोयो समर्थक राजनीतिक पार्टी कबालिकट एनजी मलयांग पिलिपिनो केएमपीआई के तहत चलने के लिए मजबूर किया गया था। पैकियाओ को नेशनलिस्ट पीपुल्स कोएलिशन एनपीसी के निवर्तमान प्रतिनिधि डार्लिन एंटोनिनोक्स्टोडियो ने चुनाव में हरा दिया, जिन्होंने कहा, फिलिपिनो प्रतिनिधि सभा में अपने राजनीतिक करियर की तैयारी में पैकक्वियो ने फिलीपींस के विकास अकादमी, ग्रेजुएट स्कूल ऑफ पब्लिक एंड डेवलपमेंट मैनेजमेंट डीएपीजीएसपीडीएम में विकास, विधान और शासन में सर्टिफिकेट कोर्स में दाखिला लिया। 79 मैनी पैकक्वायो और जिंकी पैकक्वायो अमेरिकी सीनेटर हैरी रीड और डैनियल इनॉय के साथ। 21 नवंबर 2009 को पैकियाओ ने घोषणा की कि वह फिर से एक कांग्रेस सीट के लिए चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इस बार सारंगनी प्रांत से, जो उनकी पत्नी जिंकी का गृहनगर है। 80
मई 2010 में पैकियाओ फिलीपींस की 15वीं कांग्रेस में प्रतिनिधि सभा के लिए चुने गए, जहां उन्होंने सारंगनी प्रांत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने धनी और राजनीतिक रूप से सुदृढ़ चियोनगबियन कबीले पर भारी जीत हासिल की, जो 30 से अधिक वर्षों से प्रांत में सत्ता में था। पैकियाओ को 120,052 वोट मिले, जबकि इस सीट के लिए उनके प्रतिद्वंद्वी रॉय चियोनगबियन को 60,899 वोट मिले। मुक्केबाजी करियर। मुख्य लेख। मैनी पैकक्वायो का मुक्केबाजी करियर और पेशेवर मुक्केबाजी रिकॉर्ड अवलोकन। मैनी पैकक्वायो का शौकिया रिकॉर्ड 60 से 4 और पेशेवर रिकॉर्ड 62-8-3 है, जिसमें 39 जीत नॉकआउट से हुई है। मुक्केबाजी इतिहासकार बर्ट शुगर ने पैकक्वायो को अब तक के सबसे महान दक्षिणपंथी मुक्केबाज का दर्जा दिया है। 2021 में वह दाजन की पिछले 30 वर्षों के शीर्ष 10 मुक्केबाजों की सूची में पहले स्थान पर थे। 27 पैकक्वियो ने 8 भार वर्गों में विश्व खिताब जीतने वाले पहले मुक्केबाज बनकर इतिहास रच दिया। उन्होंने 12 प्रमुख विश्व खिताब जीते हैं। पैकक्वियो इतिहास के पहले मुक्केबाज भी है जिन्होंने मुक्केबाजी के मूल 8 भार वर्गों में से 4 में प्रमुख विश्व खिताब जीते हैं, जिन्हें ग्लैमर डिवीजन, फ्लाईवेट, फेदरवेट, लाइटवेट और वेल्टरवेट भी कहा जाता है, और 4 दशकों 1990, 2000, 2010 और 2020 में विश्व चैंपियनशिप जीतकर 4 दशक का विश्व चैंपियन बनने वाले पहले मुक्केबाज भी है। पैकक्वियो को लंबे समय तक दुनिया में सबसे अच्छे सक्रिय मुक्केबाज के रूप में दर्जा दिया गया था। पाउंड के लिए पाउंड, अधिकांश खेल समाचार और मुक्केबाजी वेबसाइटों द्वारा, जिसमें ESPN, स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड, स्पोर्टिंग लाइफ, याहू स्पोर्ट्स, अबाउट.com, बॉक्सरेक और द रिंग शामिल है, जो कि लाइटवेट में उनके चढ़ने से लेकर 2012 में उनके हारने तक की शुरुआत थी। 28-29 वह 2003 से 2016 तक द रिंग की पाउंड फॉर पाउंड सूची में सबसे लंबे समय तक शीर्ष 10 सक्रिय मुक्केबाज रहे हैं। 30 पैकियाओ ने पेपर व्यू PPV खरीदों से लगभग $20.4 मिलियन और 26 PPV मुकाबलों से $1.3 बिलियन का राजस्व अर्जित किया है। फोर्ब्स के अनुसार वह 2015 में दुनिया के दूसरे सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीट थे। पैकक्वियो ने 2015 से 2017 तक बॉब अरुम के टॉप रैंक और 2018 में अल हेमोन के प्रीमियर बॉक्सिंग चैंपियंस PBC प्रमोशन के साथ हस्ताक्षर किए। 31 और 2020 में पैराडाइम स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के साथ। 29 सितंबर 2021 को पैकक्वियो ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मुक्केबाजी से संन्यास की घोषणा की। 28 जुलाई 2024 को पैकियाओ ने सुपर रीजन 3 में किकबॉक्सर रुकिया अनपो के खिलाफ रीजन स्पेशल स्टैंडिंग बाउट नियमों के तहत एक प्रदर्शनी फेदरवेट मुकाबले में पदार्पण किया। चूंकि जज का कोई निर्णय नहीं आया, इसलिए मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ। 34-35 प्रारंभिक वर्षों। पैकक्वियो को उनके मामा सार्दो मेजिया ने 12 साल की उम्र में मुक्केबाजी से परिचित कराया था। अपनी आत्मकथा के अनुसार पैकक्वियो ने कहा कि 1990 में अपने मामा सार्दो के साथ जेम्स बस्टर डगलस को माइक टायसन को हराते हुए देखना एक ऐसा अनुभव था जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मेजिया ने अपने भतीजे को एक अस्थायी घरेलू जिम में प्रशिक्षण देना शुरू किया। 6 महीने के प्रशिक्षण के बाद पैकक्वियो ने जनरल सेंटोस के एक पार्क में मुक्केबाजी शुरू की। अंततः उच्च रैंक वाले विरोधियों से लड़ने के लिए अन्य शहरों की यात्रा की। 15 साल की उम्र तक उन्हें दक्षिणी फिलीपींस में सर्वश्रेष्ठ जूनियर मुक्केबाज माना जाने लगा और वे मनीला चले गए। 36 जनवरी 1995 में 16 साल की उम्र में उन्होंने जूनियर फ्लाईवेट के रूप में पेशेवर मुक्केबाजी की शुरुआत की। 37 पैकक्वियो ने अपने शुरुआती वर्षों के बारे में कहा, आप में से कई लोग मुझे एक महान मुक्केबाज के रूप में जानते हैं और मुझे इस पर गर्व है। हालांकि यह यात्रा हमेशा आसान नहीं थी। जब मैं छोटा था तो मैं एक लड़ाकू बन गया क्योंकि मुझे जीवित रहना था।
मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरे पास खुद के अलावा किसी पर निर्भर करने वाला कोई नहीं था। मुझे एहसास हुआ कि मुक्केबाजी एक ऐसी चीज थी जिसमें मैं अच्छा था, और मैंने कड़ी मेहनत की ताकि मैं खुद को और अपने परिवार को जीवित रख सकूं। 38 बेहतर स्रोत की आवश्यकता। 4 दिसंबर 1998 को 19 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला बड़ा खिताब, वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल WBC फ्लाईवेट खिताब जीता। 37 पैकक्वियो अपने प्रशिक्षक फ्रेडी रोच के साथ उल्लेखनीय लड़ाइयाँ। अपने सुशोभित करियर के दौरान पैकक्वियो ने 22 विश्व चैंपियनों को हराया है। चच्चाई सासाकुल, लेहलोहोनोलो लेडवाबा, जॉर्ज एलिसेर जूलियो, मार्को एंटोनियो बेरेरा 2 बार, एरिक मोरालेस 2 बार, ऑस्कर लारियोस, जॉर्ज सोलिस, जुआन मैनुअल मार्केज 2 बार, डेविड डियाज, ऑस्कर डी ला होया, रिकी हैटन, मिगुएल कोटो, जोशुआ क्लॉटी, एंटोनियो मार्गारिटो, शेन मोस्ले, ब्रैंडन रियोस, टिमोथी ब्रैडली 2 बार, क्रिस अल्जीरी, जेसी वर्गास, लुकास मैथिसे, एड्रियन ब्रोनर और कीथ थुरमन। 39 पैकक्वियो का सबसे हालिया मुकाबला जुलाई 2025 में मारियो बेरियोस के खिलाफ था। 41 पैकक्वियो ने अगस्त 2002 में पूर्व विश्व चैंपियन जीसस सलूत के खिलाफ एक प्रदर्शनी मैच में भी भाग लिया, जिसमें उन्होंने जीत हासिल की। 42 रैंकिंग और पुरस्कार। पैकक्वियो को 2000 के दशक के लिए बॉक्सिंग राइटर्स एसोसिएशन ऑफ अमेरिका BWA, वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल WBC, वर्ल्ड बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन WBO और होम बॉक्स ऑफिस HBO द्वारा फाइटर ऑफ द डिकेड नामित किया गया था। 2006, 2008 और 2009 में उन्हें रिंग पत्रिका, ESPN और BWA के फाइटर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया, और 2009 और 2011 में उन्होंने बेस्ट फाइटर एस्पाई अवार्ड जीता। 43 बॉक्सरेक ने उन्हें अब तक के सबसे महान एशियाई फाइटर के रूप में दर्जा दिया है। 44 2016 में पैकक्वियो ने ESPN की पिछले 25 वर्षों के शीर्ष पाउंड फॉर पाउंड मुक्केबाजों की सूची में नंबर 2 स्थान दिया। 46 2022 तक पैकक्वियो को द रिंग की सर्वकालिक शीर्ष 100 मुक्केबाजों की सूची में 9वें स्थान पर रखा गया था। 47 मैनी पैकक्वायो 6 गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के धारक है। उनके पास 2005 से 2011 के बीच 15 अलग-अलग भारों में लगातार सबसे अधिक मुक्केबाजी विश्व खिताब लड़ाई जीत है। 48 उन्हें सबसे पुराने वेल्टरवेट मुक्केबाजी विश्व चैंपियन का नाम दिया गया है, जब उन्होंने 20 जुलाई 2019 को 40 साल 215 दिन की उम्र में WBA वेल्टरवेट खिताब का दावा किया था। 49 उनके पास 8 के साथ विभिन्न भार वर्गों में जीते गए सबसे अधिक मुक्केबाजी विश्व खिताब है, जब उन्होंने 13 नवंबर 2010 को WBC सुपर वेल्टरवेट खिताब जीतने के लिए एंटोनियो मार्गारिटो USA को हराया था। 50 उन्होंने WBC फ्लाईवेट, सुपर फेदरवेट और लाइटवेट डिवीजनों में स्वीकृत बेल्ट भी रखे हैं। 51 उन्होंने 2 मई 2015 को लास वेगास, नेवादा, USA में MGM ग्रैंड में वेल्टरवेट टाइटल फाइट में सबसे ज्यादा बिकने वाला पेपरव्यू बॉक्सिंग मैच दर्ज किया। 52 और 2 मई 2015 को लास वेगास, नेवादा, USA में MGM ग्रैंड में टाइटल फाइट की टिकट बिक्री से बॉक्सिंग मैच के लिए टिकट बिक्री से सबसे ज्यादा राजस्व अर्जित किया। इमैनुएल डेपिड्रान पैकक्वियो सीनियर बटा PKIA बटा पाक EOW, स्थानीय रूप से MAN PKJ, जन्म 17 दिसंबर 1978, एक फिलिपिनो पेशेवर मुक्केबाज और सेवानिवृत्त राजनीतिज्ञ है। पैकमैन उपनाम से प्रसिद्ध, उन्हें व्यापक रूप से सर्वकालिक महान पेशेवर मुक्केबाजों में से एक माना जाता है। 5 जो मुक्केबाजी के इतिहास में एकमात्र 8 डिवीजन विश्व चैंपियन बने। 6 उन्होंने 2016 से 2022 तक फिलीपींस के सीनेटर के रूप में भी कार्य किया। पैकक्वियो ने कुल मिलाकर 12 प्रमुख विश्व खिताब जीते हैं। वह 8 ग्लैमर डिवीजनों फ्लाईवेट, फेदरवेट, लाइटवेट और वेल्टरवेट में से 4 में प्रमुख विश्व खिताब जीतने वाले पहले मुक्केबाज हैं।
7 और 4 दशकों 1990, 2000, 2010 और 2020 में विश्व चैंपियनशिप रखने वाले एकमात्र मुक्केबाज है। 8 जुलाई 2019 में पैकक्वियो 40 साल की उम्र में इतिहास के सबसे उम्रदराज वेल्टरवेट विश्व चैंपियन बने। 9 और कीथ थुरमन को हराकर WBA सुपर वेल्टरवेट खिताब जीतने वाले इतिहास के पहले मुक्केबाज है जो 4 बार वेल्टरवेट चैंपियन बने। 2015 तक पैकक्वियो के मुकाबलों ने उनके 25 पेपरव्यू मुकाबलों से $1.2 बिलियन का राजस्व अर्जित किया था। 11 फोर्ब्स ने उन्हें 2012 और 2015 में दुनिया में दूसरे सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीट और 2010 के दशक के 8वें सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीट का दर्जा दिया। 12 2024 में ESPN ने पैकक्वियो को 21वीं सदी के सबसे महान एशियाई एथलीट का दर्जा दिया। 13 उन्हें 2025 की कक्षा में इंटरनेशनल बॉक्सिंग हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। 14 पैकक्वियो ने 2010 में राजनीति में प्रवेश किया जब उन्हें सारंगनी के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया। उन्होंने इस पद को 6 साल तक संभाला जब तक कि उन्हें 2016 में सीनेटर के रूप में निर्वाचित और पदभार ग्रहण नहीं किया गया। वह 2020 में तत्कालीन सत्तारूढ़ PDP लाबान पार्टी के नेता बने जो 2021 से विवादित है। 15, 16, 19 सितंबर 2021 को पैकक्वियो ने आधिकारिक तौर पर 2022 के फिलीपीन राष्ट्रपति चुनाव में फिलीपींस के राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की। वह बोंगबोंग मार्को से हार गए। 17, 2025 के सीनेट चुनाव में अपने असफल अभियान के बाद 18 उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने के इरादे की घोषणा की और मुक्केबाजी से सेवानिवृत्ति से बाहर आ गए। मुक्केबाजी और राजनीति से बाहर पैकक्वियो 2014 से 2017 तक 3 सीजन के लिए फिलीपीन बास्केटबॉल एसोसिएशन PBA टीम किया महिंद्रा के खिलाड़ी कोच थे, इससे पहले कि वे अर्धपेशेवर महालिका फिलिपिनास बास्केटबॉल लीग की स्थापना करते। उन्होंने फिल्मों में भी अभिनय किया है और टेलीविजन शो प्रस्तुत किए हैं। संगीत में उन्होंने कई प्रमाणित प्लैटिनम एल्बम और गाने जारी किए हैं। समटाइम्स व्हेन वी टच का उनका कवर जिमी किमेल लाइव पर प्रदर्शन के बाद बिलबोर्ड के एडल्ट कंटेम्परेरी चार्ट पर संयुक्त राज्य अमेरिका में 19वें स्थान पर पहुंच गया। 19 वह एक इंजील ईसाई उपदेशक, परोपकारी और उद्यमी है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। मैनी पैकक्वायो का जन्म इमैनुएल डेपिड्रान पैकक्वायो के रूप में 17 दिसंबर 1978 को किबावे, बुकिडनॉन, मिंडानाओ द्वीप, फिलीपींस में हुआ था। 20, 21 वह रोसालियो पैकक्वायो और अभिनेत्री डायोनिसिया डेपिड्रान के बेटे हैं। 22 जब वह 6ठी कक्षा में थे तब उनके पिता के एक प्रेम संबंध के बाद उनके माता-पिता अलग हो गए थे। 22 वह 6 भाई बहनों में चौथे हैं, जिनमें से एक अल्बर्टो बॉबी पैकक्वायो एक राजनीतिज्ञ और पूर्व पेशेवर मुक्केबाज भी है। पैकक्वायो का पालन पोषण जनरल सेंटोस, दक्षिण कोटाबातो में हुआ, जो मिंडानाओ द्वीप पर ही है। 14 साल की उम्र में पैकक्वियो मनीला चले गए और सड़कों पर रहने लगे, एक निर्माण मजदूर के रूप में काम किया और उन्हें खाने या अपनी मां को पैसे भेजने के बीच चयन करना पड़ा। 23 पैकक्वियो ने जनरल सेंटोस के सावेद्रा सावे एलिमेंट्री स्कूल में अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, लेकिन अत्यधिक और घोर गरीबी के कारण हाई स्कूल छोड़ दिया। 24 फरवरी 2007 में पैकक्वियो ने हाई स्कूल समकक्षता परीक्षा दी और उत्तीर्ण किया और शिक्षा विभाग द्वारा उन्हें हाई स्कूल डिप्लोमा प्रदान किया गया। 2025 सीनेट बोली। 26 सितंबर 2024 को पैकक्वियो को 2025 के चुनावों में एलियांसा पैरासा बागोंग फिलीपींस के लिए सीनेटर उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया था। 110 वह पार्टिडो फेडरल एनजी फिलीपींस के तहत दौड़े। उन्होंने 7 अक्टूबर 2024 को अपनी उम्मीदवारी का प्रमाण पत्र दाखिल करके सीनेटर के लिए अपनी बोली को औपचारिक रूप दिया। 111 पैकक्वियो अंतः सीनेट के लिए अपनी बोली हार गए,
18वें स्थान पर रहे। 10,397, 133 वोट प्राप्त किए। 112, उन्होंने मुक्केबाजी में वापसी के बाद राजनीति छोड़ने पर विचार किया है। 113, 114, मनोरंजन करियर अभिनय और होस्टिंग करियर 2009 में पैकक्वियो। बढ़ती प्रसिद्धि के साथ पैकियाओ एक सेलिब्रिटी बन गए और उन्हें एबीसीबीएन के शो में अतिथि भूमिका के साथ अपने अभिनय और होस्टिंग करियर की शुरुआत करने का मौका मिला। इसके तुरंत बाद उन्होंने एबीसीबीएन के साथ एक अभिनेता और होस्ट के रूप में अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। उद्धरण वांछित। दिसंबर 2005 में पैकियाओ ने वायलेट फिल्म्स की फिल्म लिसेंसियाडों कामाओ लाइसेंस्ड फिस्ट में अपनी पहली मुख्य भूमिका निभाई। फिल्म का शीर्षक इसलिए रखा गया है क्योंकि निर्देशक टोनी बर्नल के अनुसार एक मुक्केबाज होने के नाते पैकियाओ को अपने हाथों का इस्तेमाल करने का लाइसेंस प्राप्त है। 115, एबीसीबीएन के साथ अपने अनुबंध की समाप्ति पर पैकक्वियो ने सितंबर 2007 में जीएमए नेटवर्क के साथ एक अभिनेता और होस्ट के रूप में अनुबंध किया। कुछ महीनों बाद उन्होंने नेटवर्क के इंफोटेनमेंट शो पिनॉय रिकॉर्ड्स का अपना पहला एपिसोड रिकॉर्ड किया। 116, नेटवर्क के साथ उनकी अन्य परियोजनाओं में टोटोए बाटो और सिटकॉम शो मी द मैनी शामिल थे, जहां वे मैरियन रिवेरा की ऑन-स्क्रीन लव टीम के रूप में दिखाई दिए और जिसमें उनकी मां डायोनिसिया भी दिखाई दीं। उन्होंने अपना खुद का गेम शो मैनी मैनी प्राइज भी होस्ट किया, जहां उन्होंने अपने दर्शकों को पुरस्कार दिए। उद्धरण वांछित। 2008 में पैकियाओ ने आरा मीना और वैलेरी कॉन्सेप्सियन के साथ अनाक एनजी कमांडर, एक कमांडर का बच्चा में अभिनय किया। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रही और आलोचकों द्वारा इसकी तीखी आलोचना की गई। 115, पैकक्वियो ने सुपरहीरो कॉमेडी फिल्म वापकमैन में अभिनय किया, जिसे 25 दिसंबर 2009 को 2009 मेट्रो मनीला फिल्म फेस्टिवल में प्रवेश के रूप में रिलीज किया गया था। 117, उनकी पिछली फिल्मों की तरह वापकमैन व्यावसायिक कराधान के मुद्दे। 26 नवंबर 2013 को ब्रैंडन रियोस पर पैकक्वियो की जीत के कुछ दिनों बाद फिलीपीन ब्यूरो ऑफ इंटरनल रेवेन्यू (बीआईआर) ने पैकक्वियो के सभी फिलीपीन बैंक खातों पर फ्रीज का आदेश जारी किया, क्योंकि 2008 से 2009 तक संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने मुकाबलों में अर्जित कमाई पर कर के रूप में 2.2 बिलियन यूरो का भुगतान करने में कथित रूप से विफल रहे थे। बैंक खाता फ्रीज होने के एक दिन बाद बीआईआर ने पैकक्वियो की सभी फिलीपीन संपत्तियों को फ्रीज करने का आदेश भी जारी किया, जिसके बाद पैकक्वियो ने प्रेस को दस्तावेज प्रस्तुत किए, जिसमें उनके प्रमोटर द्वारा बीआईआर के अमेरिकी समकक्ष आंतरिक राजस्व सेवा (आईआरएस) को गैरनिवासी विदेशी भुगतान के लिए आयकर दिखाया गया। साथ ही बॉब अरुम का एक पत्र भी दिखाया गया। 137, अप्रैल 2017 में पैकक्वियो, जो अब एक सीनेटर है, ने मामले को निपटाने के प्रयास में फिलीपीन अधिकारियों से संपर्क किया। बीआईआर ने कहा था कि कर देय थे, भले ही सभी करों का भुगतान पहले ही आईआरएस को कर दिया गया हो। 138, समलैंगिकता पर टिप्पणियां। फरवरी 2016 में पैकक्वियो ने TV5 द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो बयान में समलैंगिक विवाह के मुद्दे पर टिप्पणी की थी। पैकक्वियो ने स्थानीय भाषा में समलैंगिक विवाह करने वाले लोगों को जानवरों से भी बदतर व्यवहार करने वाला बताया, क्योंकि उन्होंने कहा, जानवर आमतौर पर समलैंगिक संभोग नहीं करते हैं। 139, एलजीबीटी हस्तियों ने सीनेट्रियल उम्मीदवार के बयानों की आलोचना की। बाद में पैकक्वियो ने माफी मांगी और कहा कि एक ईसाई होने के नाते वह अभी भी समलैंगिक विवाह के खिलाफ है, जो उन्होंने कहा कि बाइबिल की शिक्षाओं के खिलाफ है। उन्होंने खुद समलैंगिक लोगों की निंदा नहीं की। 140, 141, नाइकी ने पैकक्वियो के साथ अपनी लंबे समय की साझेदारी को समाप्त कर दिया। पैराडाइम स्पोर्ट्स मैनेजमेंट अनुबंध विवाद। 2021 में पैराडाइम स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, वह कंपनी जिसके साथ पैकक्वियो ने 1 साल पहले
एक विशेष प्रबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, ने उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने बुरे विश्वास में अनुबंध का उल्लंघन किया और 2 प्रबंधन कंपनियों को एक साथ मुक्केबाजी मैचों के लिए बातचीत करने दिया। 144 मई 2023 की शुरुआत में ऑरेंज काउंटी सुपीरियर कोर्ट ने पैराडाइम स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के पक्ष में मुकदमा सुनाया और पैकियाओ को $5.1 मिलियन और कम से कम $2 मिलियन वकील की फीस, दोनों पर 10% वार्षिक ब्याज सहित चुकाने का आदेश दिया। 145 अगस्त 2024 में इस फैसले को पलट दिया गया और रद्द कर दिया गया। अदालत को सबूत मिले कि पैकियाओ का प्रतिनिधित्व करने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय ऑडी अत्तर के पास प्रबंधन लाइसेंस नहीं था, जो कैलिफोर्निया कानून के तहत आवश्यक है। 146 व्यक्तिगत जीवन। पैकक्वियो ने 10 मई 1999 को जिंकी जमोरा से शादी की। 3 साथ में उनके 5 बच्चे हैं: इमैनुएल जूनियर, जिमुएल, माइकल स्टीफन, मैरी डिवाइन ग्रेस, राजकुमारी, क्वीन एलिजाबेथ, क्वीनी और इज़राइल। 2006 में केटीवी रिसेप्शनिस्ट जोआना रोज बेकोसा ने पैकक्वियो के साथ अपने बच्चे के अस्तित्व का खुलासा किया, जिसका नाम इमैनुएल इमान बेकोसा था, जिसका जन्म जनवरी 2004 में हुआ था। 147 148 हालांकि पैकक्वियो ने शुरू में उन्हें स्वीकार नहीं किया था, बाद में उन्हें ईमान के साथ प्रशिक्षण लेते देखा गया, जिन्होंने अपने पिता के नक्शेकदम पर चलना शुरू किया और मुक्केबाजी को आगे बढ़ाया। ईमान ने 23 सितंबर 2023 को मुक्केबाजी में पदार्पण किया। 149 जिंकी से उनका सबसे बड़ा बेटा जिमुएल एक महत्वाकांक्षी शौकिया मुक्केबाज, मॉडल और अभिनेता है। 150 जबकि उनका दूसरा बेटा माइकल एक रैपर है, जिसने अपने गानों के साथ लाखों स्ट्रीम जमा किए हैं। 151 उनकी पहली बेटी राजकुमारी लाखों ग्राहकों के साथ एक लोकप्रिय यूट्यूब व्लॉगर है और उसने पैकक्वियो परिवार के यूट्यूब सामग्री के नेटवर्क की शुरुआत की, जबकि उनकी दूसरी बेटी क्वीनी का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। उद्धरण वांछित 27 मई 2024 को मैरी डिवाइन ग्रेस राजकुमारी ने ब्रेंट इंटरनेशनल स्कूल से माध्यमिक विद्यालय की पढ़ाई पूरी की। उसके यूट्यूब पर वर्तमान में 1.39 मिलियन ग्राहक है। 152 पैकक्वियो अपने गृहनगर जनरल सेंटोस, दक्षिण कोटाबाटो, फिलीपींस में रहते हैं। 153 2010 से 2016 तक सारंगनी के एकमात्र जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले कांग्रेसी के रूप में वे आधिकारिक तौर पर अपनी पत्नी के गृहनगर कियाम्बा, सारंगनी में रहते थे। फिलीपींस की सीनेट के लिए चुने जाने पर उन्होंने अपना आधिकारिक निवास जनरल सेंटोस को वापस कर दिया, क्योंकि सीनेटरों का चुनाव जिले के बजाय राष्ट्रव्यापी आधार पर होता है। अगस्त 2023 तक पैकियाओ के यूट्यूब चैनल पर 990,000 सब्सक्राइबर है। पैकियाओ परिवार अपने अपने अलग-अलग यूट्यूब चैनलों पर अपनी गतिविधियों के बारे में लगातार सामग्री पोस्ट करता रहता है। उनकी बेटी मैरी और पत्नी जिनकी दोनों के 10 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर है, जबकि उनके बेटों जिमुएल और माइकल दोनों के 6 लाख से कम सब्सक्राइबर है। 154 25 जून 2010 को पैकक्वियो ने फिलीपींस के विकास अकादमी DAP के ग्रेजुएट स्कूल ऑफ पब्लिक एंड डेवलपमेंट मैनेजमेंट में विकास विधान और शासन पर 10 दिवसीय क्रैश कोर्स पूरा किया। 155 पैकक्वियो को आधिकारिक तौर पर मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोग्राम में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की रूप से सफल नहीं थी। 118 2020 में उन्हें फिलीपीन नायक जनरल मिगुएल माल्वर की आगामी बायोपिक फिल्म माल्वर टुलोय आंग लाबान में उनकी भूमिका निभाने के लिए चुना गया, जिसे माल्वर परिवार से मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली। जनरल माल्वर के सबसे छोटे बेटे पाब्लो के पोते गैब्रियल को चिंता है कि पैकियाओ की प्रसिद्धि उनके फिल्मी किरदार पर भारी पड़ सकती है, जबकि माल्वर की बेटी इसाबेल के बेटे विलेगास इस कास्टिंग का समर्थन करते हैं। 119 संगीत व्यवसाय। पैकियाओ ने अपने मुकाबलों के लिए
प्रवेश संगीत के रूप में गाने रिकॉर्ड किए और उन्हें 2 एल्बमों में रिलीज किया, जिन्हें फिलीपींस में स्थानीय स्तर पर प्लेटिनम प्रमाणित किया गया। पैकियाओ के ज्यादातर तागालोग गाने लिटो कैमो द्वारा रचित थे, जिन्होंने पैकियाओ का सबसे हिट और मुख्य रूप से जाना जाने वाला गाना पारा सायो आंग लाबान ना तो लिखा था। उद्धरण वांछित 3 नवंबर 2009 को पैकक्वियो ने जिमी किमेल लाइव पर डैन हिल 120 द्वारा मूल रूप से गाए गए समटाइम्स व्हेन वी टच को कवर किया, जो अमेरिकी टीवी पर उनका पहला गायन प्रदर्शन था। वह 3 मार्च 2010 को एक और गीत नथिंग्स गोना चेंज माई लव फॉर यू को कवर करने के लिए देर रात के टॉक शो में वापस गए। 121 बाद में उन्होंने अप्रैल 2011 में डैन हिल के हिट को एकल के रूप में रिकॉर्ड किया, जो बिलबोर्ड एडल्ट कंटेम्परेरी चार्ट पर 19वें नंबर पर पहुंच गया। 19 इसने पैकक्वियो को यूएस बिलबोर्ड चार्ट में प्रवेश करने वाले कुछ दक्षिण पूर्व एशियाई लोगों में से एक बना दिया। 19 वह विल फेरेल के साथ भी दिखाई दिए और शो में अपने तीसरे अतिथि के रूप में जॉन लेनन के इमेजिन का एक संस्करण गाया। 123 2015 में उन्होंने एक विस्तारित नाटक जारी किया जिसमें फ्लॉयड मेवेदर जूनियर के खिलाफ उनकी लड़ाई के लिए उनका अपना रिकॉर्ड किया गया प्रवेश गीत शामिल था, और जल्द ही उन्होंने संगीत से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, जिसमें उन्होंने कहा, मुझे संगीत पसंद है लेकिन संगीत मेरे लिए नहीं है। 124 125 2006 से 2015 तक मैनी पैकक्वायो के एल्बम निम्नलिखित है। एल्बम लाबान नेटिंग लाहत इतो 2006, स्टार पैक मैन पंच 2007, एमसीए फिलिपिनो में लालाबन एको ईपी 2015, जीएम लोकप्रिय संस्कृति में मुख्य लेख पैकक्वियो द मूवी और किड कुलाफू अप्रैल 2015 में फिलीपीन पोस्टल कॉरपोरेशन द्वारा जारी एक स्टाम्प शीट एयर एशिया जेस्ट विमान पैकक्वियो थीम पर आधारित है। पैकक्वियो के जीवन पर आधारित एक फिल्म पैकक्वियो द मूवी 21 जून 2006 को रिलीज हुई थी, जिसमें फिलिपिनो अभिनेता जेरिको रोजलेस ने मैनी पैकक्वियो की भूमिका निभाई थी और इसका निर्देशन जोएल लामंगन ने किया था। 126 यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, जिसकी कुल कमाई केवल P4 812 191 लगभग 99,322 US डॉलर थी, जैसा कि लामंगन ने पुष्टि की है। उद्धरण वांछित पैकियाओ के शुरुआती मुक्केबाजी जीवन पर आधारित एक और फिल्म किड कुलाफू 15 अप्रैल 2015 को रिलीज हुई, जिसमें अभिनेता बुबॉय विल्लर ने इमैनुएल मैनी पैकियाओ की भूमिका निभाई। यह फिल्म फिलिपिनो मुक्केबाजी सुपरस्टार के बचपन के जीवन को नाटकीय रूप से दर्शाती है। 127 मैनी नामक एक वृत्तचित्र रिलीज किया गया, जिसमें पैकक्वियो के शुरुआती जीवन के साथ साथ उनके मुक्केबाजी और राजनीतिक करियर को भी दिखाया गया, जिसमें लियाम नीसन कथावाचक के रूप में थे। 128 पैकक्वियो फाइट नाइट बॉक्सिंग वीडियो गेम फ्रेंचाइजी में एक खेलने योग्य किरदार के रूप में दिखाई दिए है। 129 मोबाइल गेम मोबाइल लीजेंड्स बैंग बैंग में खेलने योग्य किरदार पैकक्वियो भी पैकक्वियो से प्रेरित था। पैकक्वियो के लिए एक स्किन भी उपलब्ध कराई गई थी, जो किरदार के रूप को वास्तविक जीवन के मुक्केबाज जैसा बना देती है। 130 फिलिपिनो गेम डेवलपर रानिदा गेम्स ने 2021 में घोषणा की कि पैकक्वियो के बॉक्सिंग करियर पर आधारित एक मोबाइल गेम फाइटिंग प्राइड द मैनी पैकक्वियो सागा पर काम चल रहा है। 129 बॉक्सिंग में अपने कारनामों और फिलिपिनो लोगों के बीच अपने प्रभाव के लिए पैकक्वियो वर्ष 2009 के लिए टाइम के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक थे। 131 पैकक्वियो को फोर्ब्स ने वर्ष 2009 के लिए अपनी वार्षिक सेलिब्रिटी 100 सूची में भी शामिल किया था, जिसमें हॉलीवुड अभिनेत्री एंजेलिना जोली और साथ ही एथलीट वुड्स और ब्रायंट शामिल थे। 132 पैकियाओ टाइम पत्रिका के 16 नवंबर 2009 के एशिया अंक के कवर पेज पर भी दिखाई दिए। उनकी 5 पृष्ठ की विशेष कहानी के अनुसार पैकियाओ एक ऐसे योद्धा है जिनमें पर्याप्त करिश्मा,
बुद्धिमत्ता और पृष्ठभूमि है जो पेपरव्यू की भूल भुलैया में खोए एक खेल को बचाने में मदद कर सकते हैं। नाइकी जैसे वैश्विक ब्रांड उन्हें अपने विज्ञापनों में चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा, पैकियाओ की उत्पत्ति का मिथक किसी भी यूनानी या रोमन नायक के बराबर है। वह फिलीपींस को और भी बड़ा बनाने के लिए उसे छोड़ देते हैं, अपने परिवार और दोस्तों के लिए धनसंपत्ति लाने के लिए बार बार दुनिया को जीतते हैं। 133 पूर्व फिलीपींस के राष्ट्रपति मैनुअल एल क्वेजोन, रेमन मैग्सेसे, फर्डिनेंड मार्कोस, कोराजोन एक्विनो, ग्लोरिया मैकापकलरोयो, बेनिग्नो नोएनोए एक्विनो तृतीय और फिलिपिनो अभिनेत्री एवं पर्यावरणविद चिन गुटिरेज के बाद पैकियाओ इस प्रतिष्ठित पत्रिका के कवर पेज की शोभा बढ़ाने वाले 8वें फिलिपिनो बन गए। पैकियाओ को रीडर्स डाइजेस्ट एशिया के कवर पेज पर भी छापा गया था, जहां इस फिलिपिनो बॉक्सिंग सुपरस्टार के बारे में 7 पन्नों की एक कहानी लिखी गई थी। यह अंक नवंबर 2008 में पैकियाओ के डे ला होया से मुकाबले से पहले प्रकाशित हुआ था। उद्धरण वांछित पैकक्वियो का जिक्र कुछ हिप हॉप ट्रैक में भी किया गया है, जिसमें कूल एडी का मिक्सटेप 51 का गाना मैनी पैकक्वियो भी शामिल है। कुछ उल्लेखनीय गानों में पिटबुल का गेट इट स्टार्टेड, एपी रॉकी का फीनिक्स, बैड मीट्स एविल और ब्रूनो मार्स का लाइटर्स, एमिनेम और स्काइलर ग्रे का एशोल, फ्यूचर का नेवर गॉन लूज, मिगोस का चाइनाटाउन, निकी मिनाज और सियारा का आई एम लेजिट और रिक रॉस का हाई डेफिनिशन, जेलो अकोस्टा का जस्ट लाइक मैनी पी और युंग ग्रेवी का बेटी शामिल है। 134 पैकक्वियो डाक टिकट पर छपने वाले पहले फिलिपिनो एथलीट बने। 135 पैकक्वियो द्वारा अपने अनुयायियों को नए साल की पूर्व संध्या पर बधाई देने का एक वीडियो क्लिप इंटरनेट पर एक मीम के रूप में इस्तेमाल किया गया था। स्नातक की डिग्री के तहत शैक्षणिक वर्ष 2007 से 2008 में दादियांगस विश्वविद्यालय एनडीडीयू के नोट्रे डेम में 2 सेमेस्टर के लिए नामांकित किया गया था। हालांकि पैकक्वियो कार्यक्रम पूरा नहीं कर पाए और एनडीडीयू ने उन्हें कॉलेज की डिग्री नहीं दी। 156 8 से 17 जून 2016 तक पैकक्वियो ने 2016 में सीनेट सीट जीतने के बाद फिलीपींस के विकास अकादमी, एटेनेओ स्कूल ऑफ गवर्नमेंट, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और फिलीपीन पब्लिक सेफ्टी कॉलेज द्वारा आयोजित 1 और 9 दिवसीय कार्यकारी कोचिंग प्रोग्राम क्रैश कोर्स में भाग लिया। 157 158 11 दिसंबर 2019 को पैकियाओ ने विवादास्पद रूप से मकाती विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। फिलीपीन काउंसिलर्स लीग लेजिस्लेटिव अकादमी पीसीसीएलए के विस्तारित तृतीयक शिक्षा समतुल्यता और प्रत्यायन कार्यक्रम ईटीईएपी के माध्यम से स्थानीय शासन प्रशासन में स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जो योग्य फिलिपिनो को अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कॉलेज स्तर की शिक्षा पूरी करने की अनुमति देता है। पैकियाओ ने कथित तौर पर 1 वर्ष में डिग्री पूरी की, जबकि पहले 3 महीने लगने की खबरें थीं। 159 160 161 कैथोलिक परिवार में पलेब्रे। 162 पैकक्वियो वर्तमान में इवेंजेलिकल प्रोटेस्टेंटिज्म का अभ्यास और प्रचार कर रहे हैं। 163 164 165 पैकक्वियो ने कहा कि उन्होंने एक बार एक सपना देखा था जिसमें उन्होंने 2 स्वर्गदूतों को देखा और भगवान की आवाज सुनी। इस सपने ने उन्हें एक धर्मनिष्ठ आस्तिक बनने के लिए राजी कर लिया। 166 पैकक्वियो एक सैन्य रिजर्विस्ट के रूप में भर्ती हुए और उन्हें फिलीपीन आर्मी के रिजर्व फोर्स में कर्नल के पद पर पदोन्नत किया गया। 167 अपने जनरल स्टाफ कोर्स जीएससी की स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पूर्ण कर्नल के रूप में पदोन्नत होने से पहले उन्होंने रिजर्व अधिकारियों के लिए एएफपी के नियमों के अनुसार फिलीपीन कांग्रेस के सदस्य होने के नाते लेफ्टिनेंट कर्नल का पद संभाला था। उन्होंने पहली बार 27 अप्रैल 2006 को एक सार्जेंट के रूप में सेना के रिजर्व बल में प्रवेश किया। बाद में वह उसी वर्ष 1 दिसंबर को तकनीकी सार्जेंट के पद पर आसीन हुए। 7 अक्टूबर 2007 को वह मास्टर सार्जेंट बन गए, जो सूचीबद्ध कर्मियों के लिए सर्वोच्च पद है।
4 मई 2009 को उन्हें सीनियर मास्टर सार्जेंट का विशेष पद दिया गया। 2022 में पैकक्वियो ने फिलीपीन क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी से प्रबंधन में मास्टर डिग्री प्राप्त की, जिसमें लोक प्रशासन में विशेषज्ञता थी। 170 पैकक्वियो के चचेरे भाई रेने पैकक्वियो है, जो बुकिडनॉन के 6'5" के सेंटर खिलाड़ी है। रेने महिंद्रा फ्लडबस्टर्स में पैकक्वियो के साथी खिलाड़ी बने। 2010 में पैकक्वियो ने मानव तस्करी पर एक भाषण दिया, जिसकी उन्हें प्रशंसा मिली। हालांकि उसी वर्ष विवादास्पद प्रजनन स्वास्थ्य विधेयक पर चर्चा के दौरान अनभिज्ञ होने के कारण उनकी आलोचना भी हुई। 2013 में उन्हें फिलीपींस की 16वीं कांग्रेस के लिए फिर से चुना गया। 83 उन्होंने निर्विरोध चुनाव लड़ा। इसके अलावा उनकी पत्नी, जिनकी सारंगनी की उपगवर्नर चुनी गई, जबकि उनके छोटे भाई रोजेलियो कांग्रेस सदस्य के रूप में चुनाव हार गए। अन्य व्यस्तताओं के कारण पैकियाओ कांग्रेस के अंतिम चरण में केवल एक सत्र में उपस्थित हुए और सांसदों में सबसे अधिक अनुपस्थित रहने के लिए उनकी आलोचना की गई। पैकियाओ ने 6 वर्षों में कुल 20 से भी कम विधेयक 82 प्रस्तुत किए, जिनमें से एक भी समिति से आगे नहीं बढ़ पाया। 84 सीनेट 2016 से 2022 सीनेटर पैकक्वियो खेल संबंधी सीनेट समिति के अध्यक्ष के रूप में फिलीपीन मुक्केबाजी आयोग की स्थापना के प्रस्ताव पर चर्चा करते हैं। 5 अक्टूबर 2015 को पैकियाओ ने औपचारिक रूप से घोषणा की कि वह उपराष्ट्रपति जेजोमर बिनय की यूनाइटेड नेशनलिस्ट अलायंस (यूएनए) पार्टी के तहत सीनेटर पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। 85 19 मई 2016 को पैकियाओ को चुनाव आयोग द्वारा औपचारिक रूप से सीनेटर चुना गया। पैकियाओ को 1.6 करोड़ से ज्यादा वोट मिले और वह 7वें स्थान पर रहे। पैकक्वियो पहले डुटर्टे सरकार के साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने 18 सितंबर 2016 को लीला डी लीमा, डुटर्टे की आलोचक, को सीनेट न्याय समिति के अध्यक्ष पद से हटाने में मदद की और 3 दिन बाद डे लीमा द्वारा दावाओ डेथ स्क्वाड के एक कथित सदस्य को पेश करने की आलोचना की। 86, 87, 88, 89 एक अन्य सीनेट सुनवाई में पैकक्वियो ने तत्कालीन दावो शहर के उपमेयर पाओलो डुटर्टे का बचाव किया, उन आरोपों से कि उन पर उपमेयर के कथित शराब पीने वाले साथी चार्ली टेन और केनेथ डोंग के साथ 2017 में जियामेन, चीन से फिलीपींस में अवैध दवाओं की 6.4 बिलियन की खेप जब्त करने में शामिल होने का आरोप था। 90 2018 तक पैकक्वियो ने 17वीं कांग्रेस के दौरान कुल 31 सीनेट विधेयक 91 दायर किए हैं और सीनेटर बाटो डेला रोजा और बोंग गो के साथ दायर एक विधेयक में उन्होंने मृत्युदंड की वापसी का समर्थन किया। 92 93 जून 2019 में फिलीपीन सीनेट ने एक डेटा जारी किया, जिसमें 17वीं कांग्रेस में सभी सीनेटरों के बीच पैकक्वियो का उपस्थिति रिकॉर्ड सबसे खराब दिखाया गया, जो कांग्रेस सदस्य होने के बाद से पैकक्वियो के संघर्ष को दर्शाता है। 94 कम उपस्थिति के बावजूद वह अपने द्वारा दायर किए गए बिलों में से 4 कानूनों को पारित करने में कामयाब रहे। 95 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान पैकक्वियो ने अलीबाबा ग्रुप के सहसंस्थापक जैक मा के साथ मिलकर अपने अपने चैरिटी फाउंडेशन के माध्यम से फिलीपींस में 50,000 कोविड-19 परीक्षण किट लाने में मदद की। 96 97 दिसंबर 2020 में कोको पिमेंटेल के इस्तीफा देने के बाद पैकक्वियो सत्तारूढ़ राजनीतिक दल पीडीपी लाबान के कार्यवाहक पार्टी अध्यक्ष बने। हालांकि यह पद अंततः पैकक्वियो और ऊर्जा सचिव अल्फोंसो क्यूसी के बीच विवादित हो जाएगा। अल्फोंसो क्यूसी के गुट ने 17 जुलाई को एक वोट के माध्यम से फैसला किया कि पैकक्वियो अब पीडीपी लाबान के पार्टी अध्यक्ष नहीं है। पीडीपी लाबान के उप महासचिव मेलविन मतिबाग ने वोट का बचाव करते हुए कहा कि यह इसलिए आयोजित किया गया था क्योंकि पार्टी के पदाधिकारियों की कार्यकाल सीमा पहले ही समाप्त हो चुकी थी। 98 पैकक्वियो को अभी भी उनके गुट द्वारा पार्टी अध्यक्ष माना जाता है। 16 मई 2021 में
सीनेटर पैकियाओ ने फिलीपीन बॉक्सिंग और कॉम्बैट स्पोर्ट्स कमीशन के गठन का प्रस्ताव रखते हुए एक विधेयक पेश किया। हालांकि सीनेटर पिया केएटानो ने इस कदम की कड़ी आलोचना की, जिन्होंने कोरोना वायरस महामारी के बीच इस प्रस्ताव के समय की आलोचना की। पैकियाओ ने इससे पहले 17वीं कांग्रेस के दौरान भी यह विधेयक पेश करने की कोशिश की थी, जब पैकियाओ और सीनेटर फ्रैंकलिन ड्रिलन ने सुर्खियां बटोरी, जब पैकियाओ ने इस विषय पर एक प्रश्न के दौरान वरिष्ठ विधायक को अपने सामान्य ज्ञान का उपयोग करने के लिए कहा, जबकि ड्रिलन को जवाब देने में कठिनाई के बाद पैकियाओ अपने सलाहकारों द्वारा प्रशिक्षित किए जा रहे थे। 99 मई 2022 में पैकियाओ ने साथी सीनेटर लीला डी लीमा की शीघ्र रिहाई की मांग की, जिन्हें डी लीमा के खिलाफ गवाहों द्वारा अपनी गवाही से मुकर जाने के बाद 5 साल से हिरासत में रखा गया था। पैकियाओ पहले भी डी लीमा के कथित ड्रग माफिया केर्विन एस्पिनोसा से कथित संबंधों के बारे में मुखर रहे थे, जिसके कारण डी लीमा को गिरफ्तार कर हिरासत में लिया गया था। 2022 के राष्ट्रपति अभियान मुख्य लेख 2022 मैनी पैकक्वायो राष्ट्रपति अभियान फरवरी 2022 में मारिकिना में एक चुनावी काफिले के दौरान पैकक्वियो दूसरे राष्ट्रपति पद की बहस के दौरान पैकक्वियो बाय इसको मोरेनो बीच में और लेनी रोब्रेडो दाय के साथ। जून 2020 की शुरुआत में पैकक्वियो के पूर्व प्रमोटर बॉब अरुम ने घोषणा की कि सीनेटर ने उनके साथ बातचीत में कहा था कि वह 2022 में चुनाव लड़ेंगे। बॉब, मैं 2022 में चुनाव लड़ूंगा और जब मैं जीतूंगा तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे उद्घाटन समारोह में मौजूद रहें। राष्ट्रपति पद के लिए पैकक्वियो के संभावित चुनाव लड़ने की अटकलें तेजी से फैल गईं, जिसे राष्ट्रपति पद के लिए उनकी खुद की रुचि की अभिव्यक्ति से भी बल मिला। 100 जून 2021 में उन्होंने यह विश्वास व्यक्त किया कि दक्षिण चीन सागर में चीन के दावों के प्रति डुटर्टे की प्रतिक्रिया में कमी थी। डुटर्टे ने इस बयान के लिए पैकियाओ को फटकार लगाते हुए कहा कि पैकियाओ को विदेश नीति का ज्ञान नहीं है। राष्ट्रपति ने पैकियाओ के इस दावे का भी जवाब दिया कि डुटर्टे प्रशासन उनके पूर्ववर्तियों के प्रशासन से ज्यादा भ्रष्ट है। डुटर्टे ने पैकियाओ को चुनौती दी कि वे कुछ व्यक्तियों या एजेंसियों के नाम बताए, अन्यथा वह 2022 के चुनावों में सीनेटर के खिलाफ एक नकारात्मक अभियान शुरू करेंगे। 100 योर्डेनिस उगास के खिलाफ अपना अंतिम मुक्केबाजी मैच हारने के बाद पोस्टगेम साक्षात्कार में उनके दौड़ने की संभावना के बारे में पूछे जाने के एक महीने बाद पैकक्वियो ने आधिकारिक तौर पर 19 सितंबर 2021 को अपने गुट द्वारा आयोजित पीडीपी लाबान की राष्ट्रीय सभा के दौरान राष्ट्रपति पद के लिए अपनी बोली की घोषणा की। 101 अक्टूबर को उन्होंने औपचारिक रूप से सेबू आधारित पार्टी प्रोमडी के तहत अपनी उम्मीदवारी दर्ज की। 102 103 यह प्रोमडी और पीपुल्स चैंप मूवमेंट के साथ पैकक्वियो के गुट के तहत पीडीपी लाबान द्वारा स्थापित MP3 एलायंस के अनुसार था। 104 क्यूसी ने प्रोमडी के तहत पैकक्वियो की उम्मीदवारी दाखिल करने के जवाब में फैसला किया कि वह अब पीडीपी लाबान के सदस्य नहीं है। 105 उनके प्रचार कार्यक्रमों में भ्रष्टाचार निवारण और गरीबों के लिए राष्ट्रव्यापी आवास परियोजनाओं का वादा शामिल था। फरवरी में चुनाव प्रचार शुरू होने के बाद से राष्ट्रपति पद के लिए हुए सर्वेक्षणों में उनकी रेटिंग कम रही है और वे उम्मीदवारों के बीच चौथे से 5वें स्थान पर रहे हैं। मार्च 2022 में पब्लिकस एशिया के सर्वेक्षण में उनकी रेटिंग घटकर 1.8% और पल्स एशिया में 8% रह गई है, जिससे उनकी अस्वीकृति रेटिंग बढ़ती जा रही है। 106 मार्च 2022 में प्रमुख उम्मीदवार बोंगबोंग मार्कोस के 200 बिलियन पेसो के अनसुलझे संपत्ति कर बकाया के बारे में हालिया खबरों के बीच पैकक्वियो ने मार्कोस को एक बहस के लिए खुले तौर पर चुनौती दी। शिन ओकामी, जापानी ओकामी युशिन, जन्म 21 जुलाई 1981, एक जापानी मिश्रित मार्शल कलाकार है। 2002 से एक पेशेवर प्रतियोगी, ओकामी ने UFC, प्राइड, पैनक्रेस, M1 ग्लोबल, वर्ल्ड सीरीज ऑफ फाइटिंग, डीप, प्रोफेशनल फाइटर्स लीग और वन चैंपियनशिप में भाग लिया है। उन्हें हाल के इतिहास के सबसे महान जापानी
मिश्रित मार्शल कलाकारों में से एक माना जाता है। मिश्रित मार्शल आर्ट कैरियर का आरंभ। एक शौकिया पहलवान के रूप में ओकामी ने प्राइड 4 से पहले के टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था, जहां उन्होंने 2 प्रतिद्वंद्वियों को हराया था और फिर फाइनल में युकी त्सुत्सुई को ट्रायंगल चोक से हराकर टूर्नामेंट जीत लिया था। उन्होंने 2002 में अपने पेशेवर करियर की शुरुआत की, जीसीएम प्रमोशन और पैनक्रेज में लड़ते हुए, साथ ही प्राइड एफसी द बेस्ट वॉल्यूम 3 में भी भाग लिया, जहां उन्होंने 7-0 का पेशेवर रिकॉर्ड बनाया। 2003 में उन्होंने एडीसीसी सबमिशन रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लिया, लेकिन मैट लिंडलैंड से हार गए। 2003 में ही उन्हें अमर सुलोएव से अपनी पहली पेशेवर एमएमए हार का सामना करना पड़ा। एक ओकामी ने रंबल ऑन द रॉक में पहुंचने से पहले कई प्रमोशनों में लड़ना जारी रखा, जहां उन्होंने 175 पाउंड टूर्नामेंट में प्रवेश किया। एंडरसन सिल्वा, फ्रैंक ट्रिग, कार्लोस कोंडिट और जेक शील्ड्स ने भी टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्धा की। शुरुआती दौर में ओकामी ने भविष्य के यूएफसी मिडलवेट चैंपियन एंडरसन सिल्वा से मुकाबला किया। ओकामी द्वारा टेकडाउन हासिल करने से पहले सिल्वा ने पैरों से लड़ाई को नियंत्रित किया। ओकामी ने शीर्ष स्थान से कुछ वार किए, इससे पहले कि सिल्वा ने ओकामी की ठोड़ी पर एक अवैध अपकिक लगाया, जबकि दोनों सेनानी जमीन पर थे और सिल्वा गार्ड की स्थिति में था। उस समय ओकामी के घुटने जमीन पर थे, जिससे हमला एक गिरे हुए प्रतिद्वंद्वी के सिर पर एक अवैध प्रहार बन गया। सिल्वा ने बाद में कहा कि मुकाबले से पहले उन्हें नियम ठीक से नहीं समझाया गया था। आप किसी गिरे हुए प्रतिद्वंदी को कमर या सिर पर लात मार सकते हैं, बशर्ते आपकी पीठ जमीन पर हो। इसलिए मुझे नियम ठीक से नहीं समझाए गए। 2 रेफरी ट्रॉय मैंडालोनिज ने सिल्वा को रोका और लड़खड़ाते ओकामी को संभलने का समय दिया। ओकामी संभल नहीं सका और मुकाबले को ओकामी की अयोग्यता वाली जीत घोषित कर दिया गया। सिल्वा ने जवाब में कहा कि उन्हें लगता है कि यह जीतने का एक घटिया और कायराना तरीका है, और वहां मौजूद लोगों ने देखा कि वह वापसी करने और लड़ते रहने की स्थिति में है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। 3 अगले दौर में ओकामी का सामना भविष्य के एलीट एक्ससी वेल्टरवेट और स्ट्राइकफोर्स मिडिलवेट चैंपियन जेक शील्ड्स से हुआ, जो टूर्नामेंट के सबसे प्रबल दावेदार थे। ओकामी एक करे मुकाबले में बहुमत के फैसले से शील्ड्स से हार गए, जिन्होंने आगे चलकर टूर्नामेंट जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ लड़ाई प्रतियोगिता 2006, 2007, 2006 तक ओकामी ने 17 से 3 का रिकॉर्ड जमा कर लिया था और तीसरे स्थान पर रहे पैनक्रेज मिडिलवेट सेनानी थे। उन्होंने यूएफसी के साथ हस्ताक्षर किए और यूएफसी 62 के अंडरकार्ड पर संगठन में अपनी शुरुआत की। एलन बेल्चर को सर्वसम्मत निर्णय से हराया। उन्होंने 2 महीने से भी कम समय बाद यूएफसी 64 में कालिब स्टारनेस के खिलाफ मुकाबला किया। उन्होंने तीसरे राउंड में स्ट्राइक के कारण स्टारनेस को टीकेओ से हराया। ओकामी ने फिर यूएफसी 66 में 4 महीनों में अपनी तीसरी उपस्थिति दर्ज करने के लिए हस्ताक्षर किए। उनके मूल प्रतिद्वंद्वी डेविड टेरेल होने वाले थे, लेकिन टेरेल कोहनी की चोट के कारण हट गए और उनकी जगह रोरी सिंगर ने ले ली। 4 ओकामी ने तीसरे राउंड के अंत में स्ट्राइक के कारण सिंगर को सबमिशन से हरा दिया। यूएफसी में 3 जीत के बाद ओकामी ने यूएफसी 69 में माइक स्विक के खिलाफ अपना मुख्य कार्ड और प्रसारण पदार्पण किया, जो उस समय यूएफसी में 5 फाइट जीत की लकीर पर थे। ओकामी ने सर्वसम्मति से निर्णय के माध्यम से मुकाबला जीता। ओकामी ने फिर 2007 एडीसीसी सबमिशन रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में 87 किलोग्राम 191 पाउंड डिवीजन में भाग लिया, लेकिन अंतिम डिवीजन विजेता डेमियन माया से हार गए। हालांकि यूएफसी में ओकामी 4 फाइट जीत की लकीर पर थे। अपने अगले मुकाबले में उन्होंने मिडिलवेट डिवीजन में नंबर 1 दावेदार की स्थिति के लिए यूएफसी 72 में पूर्व यूएफसी मिडिलवेट चैंपियन रिच फ्रैंकलिन का सामना किया। फ्रैंकलिन ने पहले 2 राउंड को नियंत्रित किया। अधिकांश स्रोतों द्वारा शीर्ष 10 मिडिलवेट में स्थान पाने के बावजूद ओकामी को 27 सितंबर
2013 को यूएफसी द्वारा रिलीज कर दिया गया। 21 जब ट्विटर के माध्यम से पूछा गया कि उन्होंने ओकामी को क्यों रिलीज किया, तो यूएफसी अध्यक्ष डाना व्हाइट ने टिप्पणी की, हमारा रोस्टर भरा हुआ है। 22 जब याहू स्पोर्ट्स द्वारा पूछा गया कि वह एक उच्च रैंक वाले फाइटर को क्यों रिलीज कर रहे हैं, जिसने अपने पिछले 4 मुकाबलों में से 3 जीते थे, तो व्हाइट ने जवाब दिया, वह हमेशा से एक सख्त इंसान था और हमेशा शीर्ष पर रहा, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वह एक द्वारपाल बन गया हो। मुझे ओकामी पसंद है, और आपने मुझे कई बार यह कहते सुना होगा कि युशिन ओकामी पर जीत का कुछ मतलब होता है, लेकिन वह कभी भी उस बाधा को पार नहीं कर पाया और उन महत्वपूर्ण मुकाबलों में से एक भी नहीं जीत पाया। हमारे पास बहुत सारे खिलाड़ी आ रहे हैं और मैं यह पूरे साल कहता रहा हूं, हमारे पास एक पूरी टीम है और ऐसे खिलाड़ी हैं जो अवसरों के हकदार है। जब आप खिलाड़ियों को लाते हैं तो किसी को जाना ही पड़ता है, इसलिए ये मुकाबले इतने सार्थक होते हैं। 23 वर्ल्ड सीरीज ऑफ फाइटिंग। 13 अक्टूबर 2013 को यह घोषणा की गई कि ओकामी ने वर्ल्ड सीरीज ऑफ फाइटिंग के साथ हस्ताक्षर किए हैं। 24 उन्होंने 29 मार्च 2014 को WSOF 9 में स्वेतलोज़ार सावोव के खिलाफ अपना WSOF डेब्यू किया। 26 उन्होंने दूसरे राउंड में आर्म ट्रायंगल चोक सबमिशन के जरिए जीत हासिल की। पदोन्नति के लिए अपनी दूसरी लड़ाई में ओकामी ने 15 नवंबर 2014 को WSOF 15 में WSOF मिडिलवेट चैंपियनशिप के लिए डेविड ब्रांच का सामना किया। 27 वह चौथे दौर में TKO के माध्यम से लड़ाई हार गए। ओकामी को 5 जून 2015 को WSOF 21 के मुख्य कार्यक्रम में रयान फोर्ड का सामना करना था। 28 हालांकि फोर्ड ने घोषणा की कि उन्हें चोट के कारण ओकामी के साथ लड़ाई से बाहर होना पड़ा। 29-30 जुलाई 2015 को यह घोषणा की गई कि ओकामी वेल्टरवेट डिवीजन में चले जाएंगे और 17 अक्टूबर 2015 को WSOF 24 में जॉन फिच का सामना करेंगे। 30 ओकामी ने सर्वसम्मति से निर्णय से लड़ाई खो दी। 13 सितंबर 2016 को यह घोषणा की गई कि ओकामी का सामना 31 दिसंबर 2016 को WSOF 34 में पॉल ब्रैडली से होगा। 31 उन्होंने विभाजित निर्णय से आगे पीछे की लड़ाई जीत ली। प्रोफेशनल फाइटर्स लीग। वर्ल्ड सीरीज ऑफ फाइटिंग के प्रोफेशनल फाइटर्स लीग में तब्दील होने के बाद ओकामी को नए प्रमोशन के दूसरे फाइट कार्ड के लिए बुक किया गया। प्रमोशन के साथ अपनी पहली फाइट, तकनीकी रूप से प्रमोशन के प्रबंधन में उनकी 5वीं फाइट में उन्होंने आंद्रे लोबाटो का सामना किया। 3 राउंड के बाद ओकामी ने लोबाटो को सर्वसम्मत निर्णय से हरा दिया। यूएफसी में दूसरा रन। ओकामी ने 23 सितंबर 2017 को यूएफसी फाइट नाइट सेंट प्रॉक्स बनाम ओकामी में ओविन सेंट प्रॉक्स के खिलाफ लाइट हैवीवेट मुकाबले में मॉरिसियो रुआ की जगह ली। 1 हफ्ते से भी कम समय की सूचना के बावजूद ओकामी ने कहा था कि वह मिडिलवेट में एक संभावित मुकाबले की तैयारी कर रहे थे, लेकिन यूएफसी के साथ एक और शॉट के मौके का फायदा उठाया। 32 वह पहले राउंड में सबमिशन के जरिए मुकाबला हार गए। 33 ओकामी ने 14 अप्रैल 2018 को यूएफसी ऑन फॉक्स 29 में वेल्टरवेट मुकाबले में धीगो लीमा का सामना किया। 34 उन्होंने सर्वसम्मति से निर्णय से मुकाबला जीता। 35 ओकामी का सामना 2 दिसंबर 2018 को यूएफसी फाइट नाइट 142 में एलेक्सी कुंचेंको से हुआ। 36 वह सर्वसम्मत निर्णय से मुकाबला हार गए। 37 वन चैंपियनशिप। 20 फरवरी 2019 को यह बताया गया कि ओकामी को वन चैंपियनशिप द्वारा साइन किया गया था। 38 ओकामी से 4 मई 2019 को किमरियन अब्बासोव के खिलाफ वन चैंपियनशिप फॉर ऑनर की हेडलाइन करने की उम्मीद है। 39 ओकामी ने दूसरे दौर के TKO के जरिए अपनी पहली लड़ाई खो दी। 40 इसके बाद 2 अगस्त 2019 को वन चैंपियनशिप
डॉन ऑफ हीरोज में उनका सामना जेम्स नाकाशिमा से हुआ। 41 ओकामी सर्वसम्मत निर्णय से हार गए। 42 ओकामी ने 13 अक्टूबर 2019 को वन चैंपियनशिप सेंचुरी में अगिलन थानी के खिलाफ विभाजित निर्णय से अपनी अगली लड़ाई जीती। 43 ओकामी को 14 जनवरी 2022 को वन हेवी हिटर्स में लिएंड्रो अताडेस के खिलाफ वापसी करनी थी। 44 अज्ञात कारणों से मुकाबला रद्द कर दिया गया। 45 3 साल से अधिक की निष्क्रियता के बाद ओकामी को 19 नवंबर 2022 को वन ऑन प्राइम वीडियो 4 में पूर्व वन मिडलवेट और लाइट हैवीवेट विश्व चैंपियन आंग ला नसांग का सामना करना था। 46 हालांकि अज्ञात कारणों से मुकाबला वन 163 तक स्थगित कर दिया गया। 47 वह पहले राउंड में तकनीकी नॉकआउट के जरिए मुकाबला हार गए। 48 पोस्ट 1 ओकामी ने वन छोड़ने के बाद अपने पहले मुकाबले में 2 दिसंबर 2023 को शूटो मोबस्टाइल्स में किम जेयंग का सामना किया और विभाजित निर्णय के माध्यम से मुकाबला जीत लिया। ओकामी का अगला मुकाबला UFC 77 में जेसन मैकडोनाल्ड से हुआ। मैकडोनाल्ड ने अपने पिछले 2 मुकाबलों में सिंगर को हराया था और फ्रैंकलिन से हार गए थे। हालांकि डाना व्हाइट ने कहा था कि विजेता को खिताब का मौका मिल सकता है, लेकिन इस मुकाबले को अंडरकार्ड में डाल दिया गया, संभवतः सेनानियों को प्रशंसकों का समर्थन न मिलने के कारण। 5 ओकामी ने बेहतरीन स्टैंड अप, टेकडाउन डिफेंस और ग्राउंड कंट्रोल के साथ मुकाबले में अपना दबदबा बनाया और सर्वसम्मत निर्णय से जीत हासिल की। ओकामी का अगला मुकाबला पूर्व UFC मिडिलवेट चैंपियन इवान टेनर से हुआ, जो 2 साल बाद टेनर का पहला मुकाबला था। यह मुकाबला 1 मार्च 2008 को कोलंबस, ओहायो में UFC 82 में हुआ था। पहले राउंड में टेनर को सीधे बाएं मुक्के से गिराने के बाद ओकामी ने मॉय थाई क्लिंच पोजीशन में घुटने से वार किया, जिससे टेनर दूसरे राउंड में 3 मिनट में ही बेहोश हो गए। ओकामी का UFC 90 में मिडिलवेट चैंपियनशिप के लिए एंडरसन सिल्वा के साथ रीमैच होना तय था, लेकिन हाथ टूटने के कारण उन्हें मुकाबले से हटना पड़ा। उनकी जगह पैट्रिक कोटे को चुना गया। ठीक होने के बाद ओकामी का सामना UFC 92 में 2003 ADCC एब्सोल्यूट डिवीजन के स्वर्ण पदक विजेता डीन लिस्टर से हुआ और उन्हें सर्वसम्मति से जीत मिली। लिस्टर ने ओकामी को जमीन पर गिराने के लिए कई बार गार्ड खींचने की कोशिश की, लेकिन कोई सबमिशन हासिल नहीं कर पाए। दर्शकों ने इस मुकाबले को नीरस माना, लेकिन ओकामी विजयी रहे। ओकामी का अगला मुकाबला UFC 98 में डैन मिलर के खिलाफ होना था, लेकिन लिगामेंट फट गया और वे मुकाबला नहीं कर पाए। 6 ओकामी को अगली बार UFC 104 में चैल सोनेन के खिलाफ वापसी करनी थी। 7 ओकामी सोनेन से सर्वसम्मत निर्णय 30 से 27, 30 से 27, 30 से 27 से हार गए। मुकाबले के बाद ओकामी ने जापान लौटने से पहले 1 महीने तक सोनेन के साथ टीम क्वेस्ट में प्रशिक्षण लिया। 8 सोनेन ने एक साक्षात्कार में बताया, मैं इस इंटरव्यू के जरिए अपने भाई युशिन को सलाम करना चाहता हूं। मुझे दुख है कि वह जापान लौट आया। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी करीबी दोस्त से बिछड़ गया हूं। हालांकि युशिन मुझसे हार गया, फिर भी वह आगे आया और मेरे साथ ट्रेनिंग करने के लिए कहा। क्या यह जापानी है? यह काबिले तारीफ है कि उसने उस प्रतिद्वंद्वी से सीखने की कोशिश की जिसने उसे हराया था। पोर्टलैंड में टीम क्वेस्ट में रहते हुए उसने ट्रेनिंग के दौरान मेरा पूरा ध्यान रखा। मैं खुशकिस्मत था कि मैं उसे हमारी लड़ाई में हरा पाया। मैं शायद उसके साथ दोबारा मैच के लिए राजी नहीं होऊंगा। हंसते हुए, एक ऐसा फाइटर जिससे मैं दोबारा कभी नहीं लड़ना चाहता, वह है युशिन ओकामी। 2010 से 2011 ओकामी ने UFC फाइट नाइट 21 में TKO डॉक्टर स्टॉपेज के माध्यम से लुसियो लिन्हारेस को हराया। 9 लिन्हारेस के साथ अपनी लड़ाई में ओकामी ने बहुत बेहतर स्ट्राइकिंग कौशल का प्रदर्शन किया, जिसके कारण स्टॉपेज हुआ। 1 अगस्त 2010 को ओकामी ने UFC लाइव ऑन वर्सेस 2 के सहमुख्य कार्यक्रम में
मार्क मुनोज को विभाजित निर्णय से हरा दिया। ओकामी मुनोज के अधिकांश टेकडाउन को विफल करने में सफल रहे और खड़े होकर मुकाबला जारी रखा, जहां उन्होंने बेहतरीन स्ट्राइकिंग का प्रदर्शन किया और तीसरे राउंड में सीधे दाहिने काउंटर से मुनोज को स्तब्ध कर दिया। ओकामी को 13 नवंबर 2010 को यूएफसी 122 में विटोर बेलफोर्ट का सामना करना था, जिसमें विजेता का सामना यूएफसी मिडिलवेट चैंपियनशिप के लिए एंडरसन सिल्वा से होता। 10 इसके बाद बेलफोर्ट को लड़ाई से हटा दिया गया और नेट मार्क्वार्ड को ओकामी का सामना करने के लिए त्वरित वापसी करने के लिए चुना गया। 11-12 ओकामी अष्टकोण के केंद्र को नियंत्रित करने और एक करीबी मुकाबले में सर्वसम्मति से जीत के रास्ते पर लड़ाई की गति को निर्धारित करने में सक्षम था। 27 अगस्त 2011 को यूएफसी 134 में यूएफसी मिडिलवेट चैंपियनशिप के लिए ओकामी का सामना एंडरसन सिल्वा से हुआ। 13 इस मैच में ओकामी को पहले राउंड में हेडकिक से बुरी तरह झटका लगा। दूसरे राउंड में ओकामी को स्ट्रेट राइट से गिराया गया और इस बार राइट हुक से भी गिराया गया। दूसरे राउंड में उन्हें तकनीकी नॉकआउट टीकेओ के जरिए हरा दिया गया। 2012 से 2013 ओकामी ने अगली बार 26 फरवरी 2012 को यूएफसी 144 में टिम बोएट्स का सामना किया। 14 जबकि ओकामी ने पहले 2 राउंड में अपना दबदबा बनाया, बोएट्स ने ओकामी के घरेलू देश में 2012 के सबसे बड़े उलटफेरों में से एक का दावा किया, जिसमें क्लिंच से अपरकट की एक क्रूर झड़ी थी, जिससे ओकामी को अंतिम फ्रेम में बोएट्स के लिए विनाशकारी टीकेओ वापसी जीत में हार का सामना करना पड़ा। 11 अगस्त 2012 को यूएफसी 150 में ओकामी का सामना लुइज केन से होने की उम्मीद थी। 15 हालांकि केन को चोट लगने के कारण मुकाबले से बाहर होना पड़ा और उनकी जगह रूसिमार पल्हारेस को लाया गया। 16 पल्हारेस भी घायल हो गए और उनकी जगह बड़ी रॉबर्ट्स को लाया गया। 17 ओकामी ने दूसरे राउंड में टीकेओ के जरिए मुकाबला जीत लिया। 29 दिसंबर 2012 को यूएफसी 155 में एलन बेल्चर के साथ एक रीमैच हुआ। 18 ओकामी ने दूसरी बार सर्वसम्मत निर्णय से जीत हासिल की। ओकामी ने अगली बार 3 मार्च 2013 को यूएफसी ऑन फ्यूल टीवी सिल्वा बनाम स्टैन में पूर्व बेलेटर मिडलवेट चैंपियन हेक्टर लोम्बार्ड का सामना किया। 19 ओकामी ने विभाजित निर्णय के माध्यम से मुकाबला जीता। ओकामी का सामना 4 सितंबर 2013 को यूएफसी फाइट नाइट 28 में रोनाल्डो सूजा से हुआ। 20 वह पहले राउंड में ही को से हार गए। सूजा बाहर आए और ओकामी को हिलाकर रख दिया, फिर मुक्कों की बौछार करते हुए उन्हें पिंजरे में धकेल दिया। ओकामी पिंजरे के बीच में वापस आ गए, लेकिन सूजा ने तेजी से उनका पीछा किया और एक जबरदस्त ओवरहैंड राइट लगाकर ओकामी को गिरा दिया। फिर उन्होंने जमीन पर जोरदार प्रहार करके मुकाबला खत्म किया। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बता दिया कि एक एक्शन मूवी है बॉक्सिंग पर बेस्ड एक तरह से, और मेन जो कैरेक्टर है वो भी एक तरह से रियल पर एक तरह से आधारित है। बाकी ये हमें नेटफ्लिक्स पर इंडिया के अंदर इसी सप्ताह देखने को मिल जाएगी। बाकी मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बताई दी है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन दबा के साल पर सेट कर दे। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में।